तो झीरम कांड के 12 साल पूरे हो गए। आज एक बार फिर बरसी पर वही सवाल हैं, वही इंसाफ का इंतजार है, वही बार बार प्रश्न पूछा जा रहा है कि आखिर इंसाफ कब मिलेगा। बदला पूरा हुआ, ये हमने पिछले एक घंटे में जो चर्चाएं हुई उसमें समझ लिया। बदला कैसे पूरा हुआ उसकी तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। दरअसल हमने देखा है कि 2013 में 25 मई को जब झीरम कांड हुआ था तो क्या खौफनाक मंजर देश ने, दुनिया ने देखा था। वो बस्तर जो सबसे खूबसूरत, शांत प्रकृति का, एक प्रचुर संसाधनों से भरा हुआ एक ऐसी गोद जिससे हम उम्मीद करते हैं कि जो हमेशा हरियाली और खुशहाली दे, वहां पर खून की होली खेली गई। ये 2013 की 25 मई का वही मनहूस क्षण था जिस क्षण में परिवर्तन यात्रा से लौटते कांग्रेस के काफिले पर घात लगाकर नक्सलियों ने अटैक किया था। और इस अटैक में नक्सलियों के द्वारा टॉप लीडरशिप कांग्रेस पार्टी की साफ कर दी गई, जिसमें उस वक्त के प्रदेश अध्यक्ष और वीसी शुक्ल जैसे बड़े धुरंधर नेता थे, वरिष्ठ नेता थे। महेंद्र कर्मा जैसे बस्तर के टाइगर जिनको कहा जाता है, ऐसे नेता थे। इसके बाद फिर 2013 से 2025 के बीच में कई एंटी नक्सल ऑपरेशन चले। सरकार बदली, सत्ता दूसरी पार्टी के हाथ गई, वापस बीजेपी की सत्ता लौटी। बहुत से राजनीतिक परिवर्तन और हर पार्टी का, हर सरकार का जितने भी एजेंडे हों चुनाव के पहले या बाद, एक एजेंडा जरूर कॉमन रहता था कि झीरम कांड के जो दोषी हैं उनको सामने लाएंगे, जिसने साजिश की है उसको सजा दिलवाएंगे। लेकिन अफसोस अब तक ऐसा हो नहीं पाया। जमीन पर हालात बहुत कुछ बदल गए हैं। एंटी नक्सल ऑपरेशन में बड़ी कामयाबियां मिल रही हैं। एंटी नक्सल ऑपरेशन में मिल रही कामयाबियों के बूते ही ये उम्मीद, ये आस जाग रही है कि नक्सलियों के सफाए का वो दिन हम ज़रूर अगले साल 2026 में देख पाएंगे, जिसका दावा किया है केंद्र की सरकार ने, जिसका दावा किया है प्रदेश की साय सरकार ने। ये 2025 की जो बीच वाली तस्वीर है, इसमें बसव राजू जैसे नक्सल कमांडर का ढेर किया जाना और कर्रे गुट्टा की पहाड़ी पर एक लंबे ऑपरेशन में 31 और 27 की तादाद में, बड़ी तादाद में नक्सलियों का मारा जाना, ये सब हमने देखा है। और इसी बूते हम ये कहते हैं कि वाकई ऐसा हो सकता है कि बहुत जल्द हम उस बदले को, जिस बदले को हम पूरा चाहते हैं, वो पूरा का पूरा कर पाएं। और उससे भी बड़ी बात ये कि हम इस परिवर्तन में 2026 के उस दावे को पूरा होता देख पाएं जो नक्सली खात्मे को लेकर किया जा रहा है। तो ये तीन तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं, लेकिन झीरम 2013 में जो घटा उसका इंसाफ अब तक अधूरा है। अब बात इस पर होगी। तो ये तीन तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, ये झीरम कांड जो 2013 की 25 मई को हुआ था, उसके इन 12 वर्षों की पूरी कहानी, बस्तर की कहानी कहती है। 2013 में इसके पहले भी बहुत से ऐसे नक्सली घटनाएं घटी हैं जिसमें एक साथ कई कई लोगों की जान गई, फोर्स की जान गई, आम लोगों की जान गई। लेकिन ये 2013 का वो कांड था जिसने दुनिया को हिला दिया था। लेकिन देश का नहीं बल्कि दुनिया भर में जितनी भी जगहों पर इस तरह के एंटी सोशल एलिमेंट्स की हरकतें जहां दर्ज की जाती हैं, चाहे देश के अंदर हों, देश के अंदर अशांति फैलाने वाले तत्व हों, उन सब के कहीं ना कहीं कुछ रीजंस रहे। इस नक्सल हमले का कोई रीजन समझ में नहीं आया था और इसीलिए कहा गया कि ये किसी साजिश का पार्ट है। इसीलिए कहा गया कि इसके पीछे कोई ना कोई षड्यंत्र है। इसे एक बड़े नरसंहार के तौर पर देखा गया। दुनिया में से किसी भी पॉलिटिकल दल के ऊपर किया गया सबसे बड़ा अटैक माना गया। 33 नेताओं समेत लोगों का मारा जाना इस हमले में वाकई सारी दुनिया के लिए एक ऐसा खौफनाक मंजर था जो IBC 24 की कैमरे की नज़र से सबने देखा था। जो हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी पहले कि जब दरभा के झीरम घाट पर हमारी टीम पहुंची थी, जब हमने कैमरों की दृष्टि से वो दिखाना शुरू किया था, रात के तकरीबन 6 से 7 बजे के बीच में जब वो शाम के समय वो तस्वीरें आई थी, तो हर कोई देखकर सिहर उठा था कि जहां देखें वहां खून से लथपथ लोग थे। वीसी शुक्ल जैसे दिग्गज कांग्रेस के नेता कराहते, पानी मांगते हुए नजर आए थे। और इसके बाद वो सिलसिला चल पड़ा। इसके बाद वो सवाल चल पड़े कि आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन है। उस समय केंद्र में यूपीए की सरकार थी, प्रदेश में
रमन सिंह की सरकार थी, डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार थी और उस समय भी ये मांग की जाती रही थी कि सच को सामने लाया जाए, मांग की जाती रही थी कि इंसाफ दिया जाए, लेकिन वो इंसाफ दरअसल आज भी अधूरा है। उस इंसाफ की मांग आज भी की जाती रही है। ये कहा जाता रहा है कि उस षड्यंत्र का खुलासा हो, ये साजिश का पता लगाया जाए। कुछ लोगों के दावे भी रहे हैं कि उनके पास इसके साक्ष्य थे, उनके पास में उस झीरम कांड के वो सबूत रहे हैं, लेकिन वो अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाए, वो अभी तक खुलकर सामने नहीं आ पाए। तो ये 3 तस्वीरों में आप झीरम कांड के बाद से लेकर अब तक की बहुत से बदले हालात को देख पा रहे हैं। हम आपको फिर से वो 2024 और 25 में जो नक्सलियों के सफाए का बड़ा आंदोलन चला, एक बड़े एंटी नक्सल ऑपरेशन की शुरुआत हुई। केंद्र में जब सरकार ने ये प्रण लिया कि अब वो 2026 तक सफाया कर देंगे, तो वो भी हम चाहेंगे कि ज़रूर आपको ग्राफिक्स के द्वारा बता पाएं कि दरअसल 2013 के बाद 2025 तक के सफ़र में ये पिछले 2 साल किस तरह निर्णायक साबित हो रहे हैं। 2024 में जो एंटी नक्सल ऑपरेशन चलाए गए उसमें मिली हुई कामयाबी और 2025 में अभी तक तकरीबन 200 नक्सलियों का ढेर किया जाना, ये परिवर्तन का सूचक है। जो 2013 से 25 की आप तीसरी विंडो में जवानों को ये होली खेलते हुए देख रहे हैं, ये अभी हाल ही में नारायणपुर में जिस तरह अबूझमाड़ के जंगल में जाकर एक एंटी नक्सल ऑपरेशन चलाया हमारे जवानों ने, जिसमें डीआरजी के जवान थे और डीआरजी के जवानों में अधिकांश वही लोग हैं जो आत्मसमर्पण करने के बाद लौटे हैं और अब एंटी नक्सल ऑपरेशन मुहिम का हिस्सा हैं। तो इंसाफ अब तक अधूरा है, अब जरा इस पर चर्चा करेंगे और इस अधूरे इंसाफ के लिए कौन जिम्मेदार है, इस पर हर वर्ष की तरह इस बार भी जरूर छींटाकशी की जा सकती है, डिबेट की जा सकती है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या वाकई किसी के पास इसके साक्ष्य सबूत थे? क्या उन सबूतों को सामने रखने का मौका नहीं दिया गया? क्या और हमको कई वर्ष इंतजार करना पड़ेगा? चूंकि ये साल ऐसे हैं जिनमें हम बदलता हुआ बहुत कुछ देख रहे हैं, तो क्या कोई प्रण लेगा कि हम उसके सच को सामने लाएंगे? दावे तो पिछली बार भी हुए थे। हमारे साथ में 3 वरिष्ठ लोग दिखाई पड़ रहे हैं जो इस घटना, उस घटना के पहले और उस घटना के बाद की सियासत के प्रत्यक्षदर्शी हैं। जीवन उनका इस पूरे घटनाक्रम के एक बड़े हिस्से को देखते हुए बीता है। हमारे साथ में मेरे वरिष्ठ सहयोगी मैनेजिंग एडिटर IBS 24 डॉक्टर विश्वेश ठाकरे साहब हैं, उनको नमस्कार मैं करता हूं। रिकेश सेन जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े ही जिम्मेदार विधायक महोदय, और कांग्रेस पार्टी के बड़े वरिष्ठ नेता सुरेंद्र शर्मा जी भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, उनको भी नमस्कार है मेरा। आप सबकी तरफ से पहले तो जो झीरम कांड है उसमें जिन्होंने अपनी जान गंवाई थी उनको हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, और ये जो अधूरा इंसाफ है अब हम इस पर बात करेंगे। 1 घंटे हम इस पर चर्चा कर चुके हैं कि बदला पूरा होता दिख रहा है लेकिन इंसाफ अधूरा। सबसे पहले कोई पॉलिटिकल कमेंट लूं। डॉक्टर विश्वेश ठाकरे जी, आपने भी इस पूरे घटनाक्रम को देखा था, नरेश के थ्रू हमारे कैमरे की नज़र से ही दुनिया ने देखा था कि झीरम में एक्चुअली वहाँ क्या हाल था। वो खौफनाक तस्वीरों का वर्णन मेरे ही द्वारा, मैं उस समय मुझे याद आता है तो आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन इन 12 सालों में अगर कुछ नहीं बदला है तो सिर्फ एक चीज़ है, वो है इंतज़ार, इंसाफ का इंतज़ार। कॉन्स्पिरेसी किसकी थी पता सबको है, लेकिन जुबान पर नहीं ला सकते, ऐसा कई लोग कहते हैं क्योंकि वो सामने नहीं है। जी पुनीत मेरी आवाज़ मिल रही है आपको? जी जी मिल पा रही। पुनीत, सबसे बड़ी जो यहाँ पर एक तरीके से चुनौती भी कहिए और एक तरीके से मजबूरी या फिर फेलियर भी कहिए, ये इस बात पर है कि एक ऐसा हमला जो जनसंहार था, जो पूरी दुनिया में अपनी तरीके का एक बहुत ही विकृत या विभत्स रूप कह लीजिए आतंकवाद, नक्सलवाद का था, उस पर पूरी चीज़ें हैं लेकिन उसकी जांच अधूरी है। उस पर आरोपी कौन है अभी तक के ये पता नहीं चल पाया है, और इसके पीछे पूरा जो मेरी 25-26 साल की जो जर्नलिज्म है उस पर अगर मैं देख पाता हूँ तो ये राजनीतिक पार्टियों का एक दूसरे पर दोषारोपण है। दरअसल ये ऐसा मामला होगा अपने आप में जिसमें कांग्रेस कहती है कि ये जो पूरा नरसंहार था वो भारतीय जनता पार्टी की साजिश के कारण हुआ, और भारतीय जनता पार्टी कहती है कि ये कांग्रेस के कारण हुआ। तो
और इस राज्य में इन दोनों ही पार्टियों की सरकार रही। तो जब दोनों ही पार्टियों की सरकारों ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप किया, तो फिर और आगे भी यही जारी रहेगा, तो इसमें इंसाफ अभी अधूरा है और मुझे ये लगता है कि आगे भी अधूरा रहेगा, क्योंकि ये दोनों पार्टियां कहीं पर एक निष्कर्ष पर पहुंचना ही नहीं चाहती। दोनों पार्टियों के बड़े नेता हमारे साथ में हैं और मैं इन दोनों को ये कहता हूं कि आप लोग कोई तटस्थ भाव तो रखिए। एक पूरे जिसमें 29-33 जो संख्या आती है मारे जाने वालों की, वो 29 से 33 लोग मारे गए हैं, उनके परिजन हैं, उनको न्याय कब मिलेगा, ये दोनों पार्टियों पे इसलिए भी निर्भर करता है क्योंकि आप दोनों की ही सरकार रहती है। यहाँ पर कोई तीसरी सरकार तो बनने के अभी हाल में कोई ऐसी कोई उम्मीद या गुंजाइश दिखती नहीं है। तो जब आप एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करेंगे तो न्याय कहाँ से मिलेगा? जैसे इसका मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी ने न्यायिक आयोग बनाया, जस्टिस प्रशांत मिश्रा न्यायिक आयोग, आपने जैसे ही उसने न्यायिक आयोग ने अपनी रिपोर्ट सामने रखी, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बनाए गए उस न्यायिक आयोग की रिपोर्ट को कांग्रेस ने खारिज कर दिया। कांग्रेस ने जो SIT बनाई उसके खिलाफ में NIA चली गई। तो ये एक दूसरे के जो प्रयास जो होते हैं, उस पर जो प्रयासों को दूसरे पक्ष द्वारा काटा जाता है, दूसरे पक्ष द्वारा उस पर राजनीतिक रूप से जो हमला किया जाता है, वो जब तक के ख़त्म नहीं होगा तब तक के झीरम का न्याय नहीं मिलने वाला है, क्योंकि दोनों ही राजनीतिक दल एक दूसरे पर इसके आरोप लगाते हैं। हम आगे बात करेंगे कि किसके द्वारा क्या आरोप लगाया जा रहा है, लेकिन अभी तो बात यह है कि जब तक कि ये दोनों राजनीतिक दल कोई सहमत नहीं होंगे और कोई तटस्थ एक इस पर जांच दल नहीं बनेगा, तब तक कि ये झीरम का इंसाफ अधूरा ही रहेगा और आने वाले समय में भी हम इसी तरीके से अधूरे इंसाफ पर चर्चा करते रहेंगे। जी, इस वक्त हमारे साथ में विश्वेश जी, हमारे सहयोगी नरेश मिश्रा भी जुड़ गए हैं। नरेश मिश्रा हमारे वरिष्ठ सहयोगी, जिन्होंने उस वक्त याद है मुझे अच्छी तरीके से, शाम को 6 से 7 बजे के बीच में जब वो विजुअल्स आना शुरू हुए थे, वो लाइव ही हमने दर्शकों को दिखाना शुरू किए थे, जिसमें VC शुक्ल जी जो हैं वो कराहते हुए पानी मांग रहे थे और उन तस्वीरों को देखकर हर किसी का दिमाग एकदम सुन्न पड़ गया था। आज जब हम इंसाफ के इंतज़ार के ऊपर ये डिबेट कर रहे हैं नरेश जी, तो आपने पिछली डिबेट में भी देखा कि लोगों ने कहा कि हमको ना NIA की जांच क्षमताओं पर शक है, ना किसी SIT जो बनाई जाती या बनाई जानी है उस पर कोई शक है, बशर्ते कि कोई पीछे से रोकने वाला काम ना करे। इसमें आपको क्या लगता है नरेश जी, क्या ये राजनीतिक तौर पर एक दूसरे के अधिकारों को काटने वाली बात है, ईगो जिसको हम कह सकते हैं एक तरीके से, वो राजनीतिक ईगो है, या कोई है पर्दे के पीछे से जो चाहता नहीं है कि सच सामने आ पाए? लोग किस तरह की बातें करते हैं बस्तर की? देखिए, किसी भी जांच एजेंसी की ताकत पर कम भरोसा किसी को नहीं है और साथ ही भरोसा किसी के ऊपर है भी नहीं। मोटे तौर पर आप राजनीतिक संवाद का आप अंत देखेंगे तो यही है। और अक्सर बस्तर की बात करेंगे तो देखिए, ये कोई झीरम का अगर अलग अलग आप जितने भी लोगों से पक्ष सुनेंगे तो ये एक ऐसा हाथी जैसा दिखाई देता है कि पूछ जिसके हिस्से में है वो पूछ के तथ्यों पर अपने हिसाब से एक निष्कर्ष पर पहुंचकर बयान दे रहा है, कोई सूंड के हिस्से से अपने हिसाब का निष्कर्ष बता रहा है। एजेंसियों के इन्वेस्टिगेशन के तथ्यों पर जो कोर्ट काम कर रहा है या बाकी लोग काम कर रहे हैं, उसको लेकर स्पष्ट तौर पर कोई भी सरकार किसी दिशा में जाती हुई दिखाई नहीं देती है। यहाँ तक कि जैसा कि विशेष ठाकरे जी ने भी कहा कि जो तथ्यों को लेकर के एकजुटता होनी चाहिए। तो मुझे याद है कि 2013 में जब ये घटना हुई तो उस वक्त एक बंद कमरे में विधानसभा में बैठक रखी गई इसको लेकर सभी राजनीतिक दलों का, और 2014 के बाद से या जो आप असर देख रहे हैं नक्सलवाद के खात्मे की, उसके बाद से एक दीर्घकालिक रणनीति पर काम हुआ। पर सिर्फ एक घटना को लेकर, उसके इन्वेस्टिगेशन को लेकर एक खास अपेक्षित नतीजे के नहीं आने तक एजेंसियों को कटघरे में ले जाने के बजाय उसके सहयोगी होने के रास्ते तलाशने की ज़्यादा आवश्यकता थी, संयुक्त रूप से, जैसा कि ठाकरे जी ने भी कहा। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण था। अच्छा, अब मैं तो बस्तर के हिस्से से बात करता हूँ कि भाई बस्तर में भीमा मंडावी की भी हत्या हुई, जो बाद में हुई झीरम घाटी कांड के। इससे पहले केदार कश्यप के सगे भाई की उनके घर के नज़दीक बेरहमी से हत्या हुई। बिल्कुल इस तरह से हत्या हुई जैसे कोई एक ऑर्गेनाइज क्रिमिनल एक्टिविटी होती है, उसका इन्वेस्टिगेशन पर कोई बात नहीं हुई, उस पर कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं लगे। और सिर्फ जो है राजनीतिक नफ़ा नुकसान के लिहाज से ऐसा लगता है कि इन सारे मामलों पर जो केंद्रीकरण है वो बना रहता है बयानों का। पर अगर वास्तव में देखें तो दोनों सरकारें बनी, संयुक्त प्रयास बेहतर होने चाहिए थे और लगातार इस पर काम करने की भी आवश्यकता है। और एक पक्ष और मैं बार बार कहता रहा हूँ पहले से इस मामले में कि बाकी जो अपराध हैं
उनके मुकाबले इस अपराध में अंतर यह है पुनीत जी कि यहाँ पर अपराधी ये कह रहा है कि इस पूरे घटनाक्रम को हमने अंजाम दिया, हम जिम्मेदार हैं, हमारे लोगों ने इस पूरे घटनाक्रम को किया है। तो इन्वेस्टिगेशन तभी होगा जब इस एजेंसी के जो शीर्ष चेहरे हैं, जैसे गुडसा हुसैन जिसने सरेंडर किया, तेलंगाना चला गया। निचले कैडर की बात करें तो इस मामले में माथुर साहब की बात से बिल्कुल सहमत हूं। सालों का अनुभव मेरा भी है कि निचले कैडर्स को कुछ पता नहीं होता कि वास्तव में ऊपर के नक्सली किस मंशा से, किस गिव एंड टेक के रिलेशन से अगर कोई काम कर रहे हो तो इसकी तथ्यात्मक पुष्टि कभी नहीं होती। तो आप किसी राजनीतिक निष्कर्ष के इंतजाम में तमाम एजेंसियों की जनता को ये ध्रुवीकरण के लिए अलग अलग चीज़ों को करते हैं, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता। और अगर आप अगर पार्टियों के ही उद्देश्यों की बात करें तो रोज़ आप देखिए तो कांग्रेस के हिसाब से भाजपा गलत है, भाजपा के हिसाब से कांग्रेस रोज़ हर मुद्दे पर गलत है, और सीपीआई के हिसाब से दोनों गलत हैं। तो आरोप प्रत्यारोप की बजाय तो तथ्यों पर बात हो तो जनता को उसके हिस्से का न्याय मिले ना। आखिर में तो भाई जनता ये जानना चाहती है कि बस्तर की धरती पर जो अपराध हुए हैं, अगर उनमें कोई पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसी भी इन्वॉल्व होती है और एक ऐसा संगठन जो इसकी जिम्मेदारी खुलेआम लेता है, तो उनके पकड़े जाने के बाद, उनके लोगों के इन्वेस्टिगेशन के बाद क्या हमारी एजेंसियां इतनी कमज़ोर हैं जो नक्सलवाद को ख़त्म तो कर दे रही हैं पर उसका इन्वेस्टिगेशन इस तरीके से नहीं कर पा रही कि वो क्राइम के अलग कोई उसके पीछे कोई पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेंसी है तो उसको तथ्यात्मक तरीके से बाहर रख सके। एजेंसियों की खराबी ये भी है कि वो विश्वास जीतने में भी कामयाब नहीं है ऐसे तरह के इन्वेस्टिगेशंस के मामले में, सिर्फ कोर्ट के दायरे में और उनके पॉलिटिकल निष्कर्ष के दायरे तक ही सीमित है। तो मुझे ये लगता है कि इस मामले में अलग अलग पूछ और अलग अलग हिस्सों पर दृष्टि है झीरम के पूरे घटनाक्रम को लेकर। ज़्यादा अच्छा है कि ज़्यादा बेहतर तरीके से इन्वेस्टिगेशन के अलग अलग अप्रोचेस पे बात की जाए, जांच पर भरोसा किया जाए और उन पर काम करने के लिए एजेंसियों को सपोर्ट किया जाए। आपकी बात से एक बात मेरे जहन में एकदम क्लियर है कि इस पर पहले तो चर्चा इसी बात की हो जानी चाहिए कि जांच में जिन एजेंसियों को लगाया गया था उनको किसी ने रोका है, उनको किसी ने एक तरीके से दायरों में बांधा है। वो जांच एजेंसियां सही हैं, सक्षम हैं, इसमें किसी को संशय, लेकिन क्या किसी ने उनको रोका है? थोड़ी देर बाद मैं आऊंगा इस एक मूल सवाल के साथ। और तीन बातें, क्या अलग अलग हिस्सों में ही जांच होना इसका सच सामने लाने वाला होगा, या ये घटना इस तरीके की है कि एक तो पहली बार नक्सलियों ने राजनीतिक काफिले पर इतना बड़ा हमला बोला था, उसके बाद में किसी राजनीतिक व्यक्ति पर इसका शक जाहिर किया गया, लेकिन वो सच अब तक इसीलिए नहीं सामने आ पाया क्योंकि माना गया कि उस एंगल से जांच ही नहीं हुई। तो जांच का एंगल नहीं दिया गया, जांच करने नहीं दी गई, या एजेंसी गलत चुनी गई, अलग एजेंसियों को काम दिया, इन पर मैं आऊंगा थोड़ी देर बाद में। पहले जरा आप आज की तारीख में जो सुरेन जी और रिकेश जी हैं उनका पक्ष जानना, आज सुनना बहुत आवश्यक है। सुरेन शर्मा जी क्या कहेंगे? आज फिर वही बरसी का दिन, फिर वही हम सवाल पूछते हैं कौन जिम्मेदार, फिर एक बार दोषारोपण की तरफ हम चीज़ों को जाता हुआ देख सकते हैं। लेकिन एक्चुअली अब जिस अंदाज में नक्सलियों का सफाया हो रहा है, ऐसा प्रण कोई क्यों नहीं लेता कि झीरम का सच सामने ला दे? पाठक जी, आपका कहना सही है। पिछले 12 साल से लगभग हर साल, और बल्कि मैं कह रहा हूं कि जितने भी डिबेट में हम लोग आते हैं और बस्तर का विषय जब उठता है तो वो नक्सली के संबंध में चर्चा जरूर होती है। और मैं आरोप प्रत्यारोप में ज़्यादा विश्वास नहीं रखता, मगर मेरे कुछ प्रश्न हैं जिस प्रश्न का उत्तर भारतीय जनता पार्टी को और सरकारों को सबको देना चाहिए। पहली बात तो ये है कि देखिए, इसको अगर कोई भी आदमी खारिज करता है कि सामान्य नक्सली घटना है तो इस बात को हम स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि हमसे स्वयं, हम तो उस विभत्स घटना में प्रत्यक्षदर्शी हैं। 2 घंटे नक्सलियों के कब्जे में हम रहे हैं, तो हमसे उन्होंने नंद कुमार पटेल को पूछा है। इसका मतलब ये है कि नक्सलवादियों की जो हमला था वो नंद कुमार पटेल की हत्या करने के इरादे से था, पहली बात। दूसरी बात, हम दंतेवाड़ा जब गए थे 2 दिन पहले, तो दंतेवाड़ा जाते समय जो पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था थी वो इतनी चाक चौबंद और इतनी व्यवस्थित थी, और घटना के दिन पुलिस की जो व्यवस्था थी वो इतनी लचर और इतनी बेकार थी। तो ये प्रश्न तो पैदा होता है कि पुलिस की व्यवस्था की जिम्मेदारी जिन लोगों के ऊपर था, क्या उन लोगों ने जानबूझ के उसमें कोताही बरती या लापरवाही बरती? इस बात की जांच क्यों नहीं हुई और ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन की कार्रवाई क्यों नहीं हुई? तीसरी बात, एनआईए ने जांच किया, तत्कालीन कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, बाद में एनआईए ने क्लोजर रिपोर्ट दिया। जब छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल जी की सरकार ने एसआईटी का गठन किया, तो ये मेरे आज तक के देखने में नहीं आया है कि एक जांच एजेंसी
दूसरे जांच के विरुद्ध कोई याचिका दायर करे। तो एनआईए ने जांच रोकने के लिए याचिका क्यों दायर की? हाई कोर्ट से उस जांच को क्यों रोकवाया गया? तीसरा प्रश्न, आज छत्तीसगढ़ में तमाम भ्रष्टाचार के खिलाफ एक साथ सभी एजेंसियां जांच कर रही है। उसी शराब घोटाले का ईडी भी जांच कर रही है, उसी का सीबीआई भी जांच कर रही है, उसी का एसआईटी भी जांच कर रही है, उसी का ईओडब्ल्यू भी जांच कर रही है। तो इतने बड़े नरसंहार जिसमें कांग्रेस की एक पूरी पीढ़ी समाप्त हो गई, और यही नहीं बल्कि पूरे विश्व में सबसे बड़े राजनीतिक दल पर यह हमला था, उसके एक एजेंसी दूसरे एजेंसी को जांच करने क्यों नहीं दे रही है? तो ये सारे प्रश्न हैं कि बार बार विभिन्न तरीके से इसकी जांच को बाधा पहुंचाने की जो कोशिश की जा रही है, ये एक ऐसा प्रश्न है जिसको छत्तीसगढ़ की जनता भी जानना चाहती है, जो शहीद हुए हैं उनके परिजन भी जानना चाहते हैं, हम लोग घायल हुए हैं वो भी जानना चाहते हैं। मैं कहता हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बात का दावा कर रही है कि नक्सलियों को लगभग हम समाप्ति की ओर ढकेल चुके हैं। आए दिन अखबारों में और आपके चैनलों में ये सुनने को मिलता है कि फलाना नक्सली पकड़ाया है जो झीरम में शामिल था, फलाना नक्सली पकड़ाया है जो झीरम में शामिल था। उनसे पूछताछ क्यों नहीं की जा रही है? अगर पूछताछ की जा रही है तो खुलासा क्यों नहीं किया जा रहा है कि झीरम का हमला उन्होंने क्यों किया, किसके कहने से किया? ठीक है, मैं हमले से नंदकुमार पटेल की हत्या से किसको लाभ होना था? ये ऐसे जो प्रश्न हैं, इसका उत्तर सब लोग जानना चाहते हैं। जो दो सवाल हैं इनका उत्तर में लेने की कोशिश रिकेश जी से करता हूं, अपने एक सवाल के साथ जो मैंने आपसे भी पूछा था। रिकेश सेन जी, कोई वक्त तो ऐसा आएगा, अगर आप सुन पा रहे हैं, रिकेश जी मुझे सुन पा रहे हैं? जरा एक बार देखिएगा, सुन पा रहे हैं आप मुझे? उनसे हमारा संपर्क फिलहाल थोड़ा सा कटा हुआ है। मैं विश्वेश जी के पास में जाऊंगा। विश्वेश जी, आप इन सवालों को ठीक मानते हैं जो सुरेंद्र शर्मा जी पूछ रहे हैं? ये कांग्रेस हर साल पूछती आई है, ये मुझे अच्छी तरह याद है। अब की बार भी वो कह रही कि दावे जब इस बारे में होते तो अब तो वो लोग पकड़ के आ चुके हैं, अब तो वो लोग डीआरजी केस से, उनसे क्यों नहीं पूछ रहे? मैं सुरेंद्र शर्मा जी से एक ही सवाल पूछना चाहता हूं कि 2021 में जो जस्टिस प्रशांत मिश्रा आयोग ने अपनी रिपोर्ट राज्यपाल के पास सौंपी, उसको सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया? अगर वो सार्वजनिक होती तो ये समझ में आ जाता, क्योंकि आरोप सिर्फ भारतीय जनता पार्टी पर नहीं है। पुनीत, मेरा यही कहना है कि इस पूरे प्रकरण की जांच या इसके जो असली चेहरे जो इसके पीछे हैं वो इसलिए सामने नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि ये ऐसा मामला है जिसमें दोनों ही पक्षों के पास में एक दूसरे के खिलाफ सबूत हैं। आपने ठीक कहा कि दंतेवाड़ा जब ये गए थे 2 दिन पहले, जब उस समय जो घटना हुई थी उस समय वहाँ पे बहुत चाक चौबंद व्यवस्था थी, और जिस समय ये झीरम की परिवर्तन यात्रा वापस आ रही थी उस समय बिल्कुल पुलिस नहीं थी। रोड ओपनिंग पार्टी होती है, एक आरोपी होती है, वो भी नहीं थी वहाँ पर। और ये भी कहा गया कि उस दिन जो कांग्रेस ने अपनी याचिका जो आयोग की बैठक उसमें सुनवाई में मैं भी रहा हूं, तो उसमें एक तर्क ये भी दिया गया कि जिस दिन परिवर्तन यात्रा निकलनी थी वहां से जो गुजरनी थी, उसी दिन दूसरे तरफ विपरीत दिशा में एक पुलिस का ट्रेनिंग कैंप आयोजित कर दिया गया था। तो ये तो इनके आरोप हैं। इनका ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की तत्कालीन सरकार ने ठीक है ये पूरा साजिश रची। इनके कांग्रेस के जो आरोप रहते हैं वो ये रहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के आरोप सुनिए आप। भारतीय जनता पार्टी सीधे सीधे कवासी लखमा को इस पूरी साजिश में शामिल बताती है। मंत्री रामविचार नेताम समेत ऐसे शर्मा जी उत्तर ले लेता हूं मैं शर्मा जी से पहले, और शायद रिकेश जी भी अब हमको सुनना शुरू कर चुके हैं, उनका भी एक वर्जन आना चाहिए। सुरेंद्र जी उत्तर देना चाहेंगे? मैं आपको और तथ्य बताऊंगा इस पूरे मामले के जो अभी तक के इस तरीके से सामने मीडिया में नहीं आए। जी जी, सुरेंद्र जी उत्तर देंगे विश्वेश जी की बात का? हाँ बिल्कुल, ठाकरे जी का कहना सही है। देखिए, ऐसा है कि उनका ये प्रश्न है कि कांग्रेस पार्टी ने उस रिपोर्ट को सार्वजनिक क्यों नहीं किया। तो कांग्रेस पार्टी की तत्कालीन सरकार ने सार्वजनिक रूप से कहा था। पहली बात ये कि न्याय आयोग ने परंपरा को तोड़ते हुए आयोग की रिपोर्ट सीधे राज्यपाल को सौंपी थी, सवाल नंबर 1। दूसरी बात, तत्कालीन राज्य सरकार उस रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं थी क्योंकि उसमें षड्यंत्र के जांच का जो बिंदु है वो शामिल नहीं था। मगर मैं आपसे ये प्रश्न कहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी से पूछता हूँ, कांग्रेस की सरकार ने तो उस रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया, तो 8-1.5 साल से आपकी सरकार है, वो रिपोर्ट तो आपके पास है, आप उसको सार्वजनिक क्यों नहीं करते? अगर उसमें ऐसे कुछ तथ्य हैं जिससे इसका खुलासा कुछ हो सकता है। चलिए, मैं आपसे अगर ये पूछना चाहूँ कि आपको क्या लगता है, आपके पास कोई जानकारी है, आपकी पार्टी की सरकार रही, कम से कम आप
भले ही इस रिपोर्ट में क्या है, लेकिन क्या आपको लगता है उसमें कुछ ऐसे तथ्य हैं जो आने चाहिए सामने? मैं आप ही से पूछता हूं। वैसे अनऑफिशियली लोगों ने बहुत कुछ कह दिया है, हमारे तक भी बहुत से पॉइंट्स हैं, लेकिन हम तो ऑथेंटिक बात ही कर सकते हैं। आप बताइए, प्रत्यक्षदर्शी के नाते आपको कुछ मिला उस रिपोर्ट में ऐसा जो जनता के सामने ना लाने या छिपाने से कोई किसी को लाभ होता हो? मुझसे पूछ रहे हैं? जी सुरेंद्र जी, मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी स्थिति है, मैं तो पीड़ित हूँ ना, उसमें घायल हुआ था, मेरे घर वाले और मैंने स्वयं अपने आप को श्रद्धांजलि दे दिया था, इसलिए मैं इसमें राजनीतिक बात बिल्कुल नहीं करूँगा। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर किसी भी वजह से कांग्रेस पार्टी की सरकार ने उस रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया, तो आज की राज्य सरकार को किसने रोक लिया है? ठीक है, 1.5 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो उस समय मांग करते रहे देने की शुरुआत कीजिएगा। 3 सवाल अब आपसे हो गए। एक सवाल ये कि प्रण ले लिया आपने नक्सली खात्मे का, जीरम के सच को भी सामने लाने का एक प्रण और ले लीजिए, बरसी वाला दिन इससे बेहतर और क्या होगा, एक बात। दूसरा, जांच एजेंसियां एक दूसरे के खिलाफ अदालतों में जा रही, किसको बचा रहे हैं साहब? और यह भी कहा जा रहा है कि अब तो वो लोग जो हमले में शामिल थे, कई लोग डीआरजी में आ चुके हैं, आपके पाले में पुलिस के पास आ गए। पूछ लीजिए उनसे किसका षड्यंत्र था। और एक रिपोर्ट के बारे में सवाल है कि इस रिपोर्ट को कांग्रेस ने भले ही सार्वजनिक नहीं किया, जस्टिस मिश्रा की रिपोर्ट को कम से कम आप लोग कर दीजिए, आपको भी 1.5-2 साल हो गए। देखिए, निश्चित रूप से पुनीत जी, सुरेंद्र शर्मा जी बहुत ही वरिष्ठ नेता है और खुद भी झीरम के समय में वो उस जगह पे वो उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि मैं राजनीतिक बात नहीं करूंगा, लेकिन उनका जो वक्तव्य है पूरा राजनीतिक रूप से ही दर्शाता है। देखिए, उन्होंने 2-3 विषय कहा है। पहला तो उन्होंने कहा कि जब हम जा रहे थे झीरम, तो उस समय सभी सुरक्षा चाक चौबंद थी, लेकिन उसके बाद जब लौट रहे थे तो लौटते वक्त वो सुरक्षा नहीं मिली। आप एक बात बताइए, लौटते वक्त आपने जो रूट दिया था, उस रूट से ना आके आपकी गाड़ी दूसरे तरफ क्यों मुड़ गई? क्यों वहां पे संदिग्ध रूप से कवासी लखमा जी ने, जैसा आपका बयान था, कांग्रेस का बयान था, जैसे चरणदास महंत जी ने अस्पताल में जाकर कवासी लखमा जी को डांट फटकार लगाई, जो वीडियो हम सबके सामने है कि उन्होंने उसको रूट को डाइवर्ट किया। कवासी लखमा जी संदिग्ध झीरम घाटी में संदिग्ध के रूप में है अभी भी, और उनको जो है ऐसे लोगों को आप मंत्री बना देते हैं भूपेश बघेल की कैबिनेट में। ये भी एक चिंता का विषय है। जब तक पारदर्शिता सामने नहीं आ जाता, जांच रिपोर्ट नहीं आ जाता, तब तक आप कैसे किसी को बड़े चीजों से नवाज सकते हैं? ये तो प्रश्न हमको कांग्रेस से पूछना पड़ेगा। दूसरा विषय यह है कि आप देखेंगे कि नक्सलियों को अमित शाह जी ने प्रण लिया है कि 2026 मार्च तक हम नक्सलियों का सफाया करेंगे। झीरम घाटी में जो लोग भी इन्वॉल्व थे, ऐसे सभी नक्सलियों को खात्मा करने का काम जो है हमारे जवान कर रहे हैं, विष्णु देसाई जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी के नेतृत्व में, उसे भी आप देख रहे हैं। आपने कहा कि एनआईए और एसआईटी, ये दोनों जो है अलग अलग दोनों जांच एजेंसी एक दूसरे के खिलाफ अदालत जाती है। ये तो इनका जांच एजेंसी का विषय है कि वो क्यों जाती है, किस लिए जाती है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, आईबीसी चैनल के सभी दर्शकों को भी बता दूं, जिस प्रकार से नक्सलियों का खात्मा हम कर रहे हैं, उसी तरीके से बहुत जल्दी झीरम घाटी की भी रिपोर्ट आएगी। कुछ बिंदुओं पे, कुछ विषयों पे शायद कुछ अधूरा है जिसकी रिपोर्ट आ जाएगी। लेकिन मुझे एक बात बताइए, मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस से कि जब जो कांग्रेस बात बात पे धरना प्रदर्शन आंदोलन करती है, पिछले 5 साल आपकी सरकार थी, इस 5 साल में आपने कौन सी गंभीरता दिखाई कि झीरम घाटी का रिपोर्ट सबके सामने आ जाए? आप जीएसटी का पैसा नहीं आता है तो आप धरने पे बैठ जाते हैं। आप मुझे एक बात बताइए कि क्या आपने कभी झीरम घाटी के रिपोर्ट के लिए कभी केंद्र सरकार से या कभी प्रधानमंत्री जी से इस विषय पे जाके कभी तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी मिले कि अपना व्यक्तिगत स्वार्थ कैसे पूरा हो, उसके लिए सिर्फ आप मिलते रहे, लेकिन आप कभी इस बात के लिए नहीं मिले कि झीरम घाटी का जो सच है वो सामने आ जाए? कभी आपने अमित शाह जी से मुलाकात की? अमित शाह जी से कभी आपने निवेदन किया कि झीरम हत्याकांड के आरोपियों को, ऐसे संदिग्धों को, उस जांच रिपोर्ट को सामने आ जाए? कभी आपने धरना प्रदर्शन आंदोलन किया? कभी नहीं किया। आपका स्पष्ट उसमें दिख रहा था कि जो हमारे छत्तीसगढ़ के नेता जो शहीद हुए हैं, वो कहीं ना कहीं जो है
इसमें कांग्रेस की ही कुछ मिली भगत है, जो सामने अभी जांच रिपोर्ट में भी सब आ जाएगा। मेरा सीधा आरोप है, क्योंकि कोई भी गंभीरता तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने एक बार भी नहीं दिखाई। रिकेश जी, लेकिन मेरा एक कहना है कि ये आरोपों और सवालों की फुटबॉल हम 12 साल से एक दूसरे के पाले में डालते हुए देख रहे हैं। एक बात का जवाब, आज के दिन से बेहतर क्या हो सकता था? देखिए, आप अकेले निर्णय नहीं ले सकते, लेकिन एक बात आप, सवाल तो मेरा पूरा हो जाने दीजिए रिकेश जी। मेरा सवाल सिर्फ इतना था कि आज की तारीख में एक आरोप लगता है कि कांग्रेस किन्हीं लोगों को पर्दे में रखना, बचाना, और एक आरोप लगा कि साजिश को छिपाना चाहती है, उनका लाभ दिखता है। बीजेपी का भला इसमें क्या लाभ है? बीजेपी कम से कम इसको सार्वजनिक कर दे। दूसरा, कांग्रेस जब ये कहती है कि अधूरी है तो आप उनको घेरते हैं। अब आप भी वही कह रहे हैं कि अधूरी है रिपोर्ट, इसीलिए हम इसको अभी रोक करके रखें। तो यहां पर लोगों को समझ में नहीं आता कि छिपाना बीजेपी चाह रही है कि कांग्रेस चाह रही है, कि दोनों किसी को बचा रहे हैं। नहीं, देखिए पुनीत जी, इसमें स्पष्ट है, कांग्रेस का पर्दाफाश तो करना पड़ेगा ना। जो पिछले 5 साल इन्होंने जिस प्रकार से गंभीरता तो नहीं दिखाई, वही तो सवाल है कि कर दीजिए, अब तो कर दीजिए 1.5 साल में, या तो उसको सार्वजनिक कर दीजिए। एक प्रण उसका ले लीजिए, गृह मंत्री जी का प्रण नक्सलवाद के खिलाफ बहुत सही है, अच्छा है, उसका नतीजा दिख रहा है। ऐसा एक प्रण झीरम के लिए भी ले लीजिए आज के दिन पर, या आज के आगे पीछे। लेकिन पुनीत जी, ये भी तो पूछना पड़ेगा, जब हम नक्सलियों को मारते हैं, हमारे जवान जब लड़ाई लड़ते हैं, मुठभेड़ होती है, तो ये जो भूपेश बघेल जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि गांव वालों को हमने मार दिया, लाइए सबूत, कौन से गांव वालों को हमने मारा, ये मनोबल गिराने का काम करते हैं। इस विषय पर तो कई डिबेट पे रिकेश जी स्वयं आ चुके हैं, और उस डिबेट की तरफ मैं जाऊंगा तो थोड़ा अलग हो जाएगा। लेकिन विश्वेश जी के पास अभी फिलहाल चलता हूं। विश्वेश जी, मेरा एक सवाल है, आप समझ पा रहे हैं कि अगर कोई एक दल में कोई व्यक्ति जिसको पता है, या जो गायब हो गया था, जिस पर शक जाहिर किया गया है, जो पूर्व आबकारी मंत्री पर लोगों ने खुलकर भी आरोप लगाए, परोक्ष रूप से भी बातें कहते हैं, चलिए एक के पास था, दूसरे का वो रिपोर्ट ना लाने का कोई रीजन आपको समझ में आता है? मैं रिकेश जी को याद दिलाना चाह रहा हूं कि जैसे उन्होंने कहा कि हमारे नेताओं ने कहा था कि हम नक्सलियों को समाप्त कर देंगे, और वो कर रहे हैं। तो रिकेश जी, 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी यहां पर आए थे, धमतरी में एक सभा ली थी उन्होंने, उस सभा में नरेंद्र मोदी जी ने सबके सामने ये कहा था कि हम झीरम का सच सामने लाएंगे। ये पहली बात तो, आपके नेता तो पहले ही ये बोलते रहे हैं कि हम झीरम का सच सामने लाएंगे, उसके बाद भी ये नहीं हुआ। दूसरी जो अहम बात है कि न्यायिक आयोग किसने बनाया? आपने बनाया। जस्टिस प्रशांत मिश्रा जो आयोग बना वो आपकी सरकार ने बनाया। पूरी जो जांच हुई, पूरे जो घटनाक्रम हुआ वो आपकी सरकार के दौरान हुआ। पूरी उसकी न्यायिक आयोग के कार्यकाल आपकी सरकार के दौरान बढ़े। फिर क्या बात है कि आज जब आपकी सरकार है तो आपने अपने ही न्यायिक आयोग की जांच को सार्वजनिक करने से रोका हुआ है। भाई, आपने बनाया ना न्यायिक आयोग। चलो, कांग्रेस का तो ये कहना था कि जस्टिस प्रशांत मिश्रा आयोग की रिपोर्ट में एक पॉइंट जो है वो षड्यंत्र, राजनीतिक षड्यंत्र, वो शामिल नहीं था, इसलिए उन्होंने नहीं किया। वो एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के समय बनाए गए आयोग से उनका वाकफियत नहीं थी, या वो ये मानते नहीं थे कि ये आयोग ने निष्पक्ष जांच की होगी। ऐसा करके भी उन्होंने नहीं जाहिर किया। लेकिन ये तो आयोग आपने बनाया था ना। अब आप 1.5 साल से आपकी सरकार है, आपको जाहिर करना था। आपके प्रधानमंत्री बोल के गए, मोदी जी यहां पर 2014 में बोल के गए कि हम झीरम का सच सामने लाएंगे जी। और उसके बाद फिर मैं आऊंगा पुनीत आपके सवाल पे, पहले इसका जवाब ले लेते हैं। जी रिकेश जी, देखिए, निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि झीरम का सच सामने आएगा, और आप सच सामने आएगा, कोई उन्होंने समय सीमा नहीं कहा था। हमने समय सीमा दिया नक्सलियों को खात्मा करने का 26 मार्च में। और आप बताइए, अभी आप इस कार्यकाल में आप देखिएगा, झीरम का सच निश्चित रूप से सामने आएगा। आपके दर्शकों को भी मैं आश्वस्त करता हूं, विषय किन बिंदुओं पर रुका हुआ है ये मेरे संज्ञान में नहीं है, लेकिन आपको मैं अवश्य बताता हूं कि झीरम का सच आएगा। मेरा सवाल लेकिन बार बार पुनीत जी, ठाकरे जी, एक ही है कि पिछले 5 साल में भूपेश बघेल जी के इतने बड़े बड़े कांग्रेस के नेता समाप्त हो गए, यहाँ शहीद हो गए, लेकिन भूपेश बघेल जी की सरकार ने पिछले 5 साल में क्या किया झीरम को लेकर? सवाल क्यों नहीं उठेगा? मैं ये जानना चाहता हूं। वापस हम पिछली बरसी वाली डिबेट पर पहुंच जाएंगे, ले भी आऊंगा उस पॉइंट को, लेकिन पहले डॉक्टर विश्वेश ठाकरे जी, एक तो इस बात का जवाब कि क्या दोनों मिलकर के किसी को छिपा रहे हैं? एक ये लोगों का अपने अंदर का एक सवाल होता, जिज्ञासा होती, जो कई लोग आपसे भी पूछते होंगे, एक बात। दूसरी बात कि जब आयोग बना था तो आयोग को क्या किन्हीं बिंदुओं तक जांच सीमित रखने के लिए कहा गया, या डेलिबरेटली वो जांच छूट गई? भाई, वो इतने सक्षम, समर्थ, अनुभवी वे व्यक्ति थे, उनका जो आयोग था, जो उसको पर्याप्त समय मिला, संसाधन भी बाद में पर्याप्त मिले, आखिरकार उस अधूरेपन का अगर है तो क्या कारण है?
हाँ नहीं, आयोग की जब जांच होती है तो उसमें जांच के बिंदु तय होते हैं और निश्चित रूप से उसमें जांच के बिंदुओं में राजनीतिक षड्यंत्र नहीं था, क्योंकि उस समय जब घटना हुई थी तब ये ऐसा बिल्कुल आयोग बनते तक के भी ये बात बहुत ज़्यादा पुख्ता तौर पर सामने नहीं आई थी कि इसमें राजनीतिक षड्यंत्र होगा। ये तो बाद में जब जांच दल वहाँ पहुँचे और एनआईए ने जब अपनी जाँच की तो उसमें जो बिंदु आए, जो उसमें महत्वपूर्ण बिंदु थे, जिसको ये जो आपने एक बात कही पुनीत कि दोनों दल मिलकर किसी को छुपाना चाह रहे हैं क्या, तो ये मेरा अनुभव कहता है, या इस जीरम को मैंने जितना देखा है, मैं आयोग की सुनवाई में भी शामिल रहा हूं, तो मेरा ये जो अनुभव कहता है कि निश्चित रूप से जो आप कह रहे हैं कि दोनों दल मिलकर किसी को छिपाना चाह रहे हैं, वो ऐसे भी, क्योंकि इसमें एक और बड़ा नाम शामिल होता है। सुरेंद्र शर्मा जी ने हालांकि जिक्र नहीं किया कि इसमें जो एक बात महत्वपूर्ण आई कि अजीत जोगी जिस सभा के बाद ये परिवर्तन यात्रा लौट रही थी, उस सभा में अजीत जोगी हेलीकॉप्टर से शामिल हुए थे और वो हेलीकॉप्टर से शामिल होकर वो चले गए। उसमें कुछ लोगों ने ये भी कहा कि अजीत जोगी के हेलीकॉप्टर ने 2 एक्स्ट्रा चक्कर वहां पर लौटते समय लगाए थे। ये भी एक जांच का बिंदु था उसमें। विश्वेश जी, अगर अजीत जोगी पर भी ये कहीं ना कहीं पर एक संदेह की सुई रही भारतीय जनता अगर पार्टी आपको याद होगा उस दिन आपको याद होगा, नरेश जी को शायद क्लियरली याद हो क्योंकि नरेश जी मूव कर चुके थे। अगर आपको याद होगा तो जो पहला बड़े नेता का फोनो लिया गया था IBC 24 पर, इस सिरे पर मैं ही था और उस सिरे पर अजीत जोगी थे और तकरीबन, अगर मैं ठीक हूं तो तकरीबन 15 से 18 मिनट तक उस फोन पर यह सवाल, उस समय भी पहली जिस समय घटना घटी थी और वो तस्वीरें नहीं आई थी, तब भी ये सवाल मेरे द्वारा भी पूछा गया था कि ये पूछा जा रहा है कि आप अलग कैसे आ गए, और ये इस तरीके से शंका पैदा कर रहा, क्योंकि तब ये बातें होना शुरू हो चुकी थी। उस दिन से लेकर आज दिन तक ये सवाल वैसे ही का वैसा। पुनीत, एक और बात जोड़ना चाहता हूं मैं इसमें। नंद कुमार पटेल गृह मंत्री रह चुके थे प्रदेश के जी। नंद कुमार पटेल को इंटेलिजेंस ने ये कहा था कि इस मामले में अब आप जैसी सभा हुई तो ये कहा गया कि आप तुरंत निकलिए। विद्याचरण शुक्ल जी नंद कुमार पटेल जी के साथ निकलने वाले थे, लेकिन विद्याचरण शुक्ल जी की तबीयत थोड़ी सी खराब थी, तो नंद कुमार पटेल जी ने जब कहा कि मैं आपके साथ निकलता हूं वहां से, जहां पर ये सभा हो रही थी, वहां पर जो रेस्ट हाउस था वहां से, तो विद्याचरण शुक्ल जी के साथ निकलने वाले नंद कुमार पटेल को एक इंटेलिजेंस सूचना मिली कि आप तत्काल यहां से निकलिए, और उनको बिल्कुल इस बात की कहीं ना कहीं पर एक शंका थी पूरे इंटेलिजेंस, उनके जो अपने पर्सनल वो गृह मंत्री रहे हुए हैं, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कवासी लखमा, जो अलग गाड़ी में जाने वाले थे, उन्होंने कवासी लखमा को अपने साथ बैठा लिया। मतलब कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये था कि आगे कहीं पर कुछ हो सकता है, तो उन्होंने कवासी लखमा को एज ए कवच यूज करने के लिए उनको अपने साथ बिठा लिया। उसके बाद इन लोगों को नीचे तरफ ले जाया गया, उनकी गाड़ी में कवासी लखमा को छोड़ दिया गया और बाकी लोगों को पेड़ गिराया गया, और उसके बाद विद्याचरण का काफिला रुका जो बाद में निकले। तो ये पूरी चीजें कहीं ना कहीं पर ये साबित करती है कि पूरी तरीके से ये राजनीतिक षड्यंत्र था और इसमें दोनों तरफ के लोग कहीं ना कहीं पर शामिल थे। इसीलिए इसको इस पूरी रिपोर्ट को रोका जा रहा है। इसके जो असली चेहरे हैं इसके पीछे, उसे छिपाने की कोशिश की जा रही है, और ये ऐसे ही होगा क्योंकि ये इंसाफ अधूरा ही रहने वाला है जब तक कि इसकी कोई तटस्थ एजेंसी जांच नहीं करेगी। जी, या फिर ऐसा कोई प्रण ले ले सरकार, जैसा भी इस मंच के ऊपर रिकेश जी भी कह रहे हैं कि नहीं साहब हम तो सामने लाकर रहेंगे। आपने भी याद दिला दिया कि स्वयं मोदी जी जिसका जिक्र कर चुके हैं, तो वे भी मानते होंगे सोच समझकर, क्योंकि मोदी जी का हर एक शब्द स्वयं बीजेपी मानती है कि पत्थर की लकीर है, और जो वे कहते हैं सोच समझकर कहते हैं, तो वो सच जरूर सामने आएगा, वो अधूरा पॉइंट जरूर आएगा। सुरेंद्र शर्मा जी, आपने एक आरोप के साथ में आज डिबेट में फिर शुरुआत की थी कि जाते समय की सिक्योरिटी अलग थी, आते समय की सिक्योरिटी अलग थी, और फिर वही पॉइंट आया जो पिछले 11 साल से हर बार हम आपसे पूछते हैं। फिर मैं पूछता हूँ, रूट बदला गया था, किसके कहने पर बदल दिया था? क्या कांग्रेस के कुछ नेताओं को पता चल गया था? क्या कांग्रेस के भीतर भी कुछ चेहरे ऐसे रहे? मैं प्रत्यक्षदर्शी के नाते भी आपसे पूछता हूं, कुछ चेहरे ऐसे रहे जिन्होंने जानबूझकर चीजों को या तो कहा नहीं या जानबूझकर बाद में चुप्पी साध ली? देखिए, इससे पहले तो आपको करेक्ट कर दूं मैं। रिकेश सेन जी ने कहा कि जाते वक्त व्यवस्था ठीक थी, आते वक्त व्यवस्था ठीक नहीं थी, ऐसा मैंने नहीं कहा। 2 दिन पहले जब हम दंतेवाड़ा गए थे उस दिन व्यवस्था चुस्त थी, मगर जिस रोज की घटना है उस रोज न जाते वक्त की व्यवस्था ठीक थी, न आते वक्त की व्यवस्था ठीक थी। रूट चेंज किया गया कि नहीं किया गया, इस बारे में मुझको जानकारी नहीं है। एक प्रश्न भाई रिकेश सिंह जी ने और किया कि माननीय भूपेश बघेल जी ने क्या प्रयास किया। तो आज राजीव भवन में जब श्रद्धांजलि सभा हो रही थी तो माननीय भूपेश बघेल जी ने हम सब लोगों को बताया कि जब गृह मंत्री से मेरी मुलाकात हुई तब मैंने उनसे आग्रह किया
कि ये झीरम घाटी की जांच हमको करने दीजिए, हमको स्वतंत्रता दीजिए, हमको सहयोग दीजिए। और उनका ये आरोप था कि केंद्र की सरकार ने हमको किसी तरह से सहयोग नहीं दिया, बल्कि जो एसआईटी हमने गठित किया था उसको भी रोकने का प्रयास किया गया। ये बात अपने आप में बिल्कुल सत्य है पाठक जी, कि पुलिस की व्यवस्था राज्य सरकार के अधीन थी। पुलिस की व्यवस्था उस रोज नहीं थी, वो लापरवाही थी या षड्यंत्र था, इसकी जांच होनी चाहिए। नंद कुमार पटेल जी की हत्या करने के लिए नक्सली क्यों ढूंढ रहे थे, इस लेकिन बात की सुरेंद्र जांच जी, होनी क्या चाहिए। क्या आपको और लगता अगर है आपको एक- लगता है एक कि बात और किसी ने बोल रहा हूं रूट वहां कि पर प्रशांत चेंज मिश्रा करवाया आयोग था? की रिपोर्ट को आपको लगता अगर- है कि कुछ नेताओं को जो बातें इस मंच पर की गई, अब आप खुलकर कह सकते हैं, हालांकि आदरणीय जोगी जी अब दिवंगत हो चुके हैं, और जब वे थे तो कई बार डिबेट में हम उनसे भी ये सवाल पूछते थे, मंचों पर कॉन्क्लेव्स में भी सवाल पूछते थे कि ये बार बार जिक्र आता है कि आपने अलग रूट क्यों लिया था, आप अलग क्यों आए थे, आप अलग क्यों चले गए थे। ये कवासी लखमा जी का भी बार बार जिक्र आता है कि वे क्यों अलग कर दिए गए, उनको क्यों छोड़ा गया। तो आपको लगता है कि कुछ लोगों को इसकी भनक थी, जानकारी थी? एक प्रत्यक्षदर्शी के नाते आपका मन क्या कहता है? और आज जो बात की जा रही है कि हम बार बार केंद्र से कहते हैं, गृह मंत्री जी से कहते हैं कि हमको छूट दीजिए, ये तो रिपीट पॉइंट एक है। नया आपकी बार क्या है, संकल्प इसका क्या है? देखिए क्या है कि दंतेवाड़ा में 2 दिन पहले रात के समय मयंक श्रीवास्तव जी एसपी मिलने आए थे माननीय नंद कुमार पटेल जी से। उस समय अनिल शास्त्री जी भी थे, मैं भी था, और कई किस्म की बातें हुई। इसमें एक बात साफ साफ नंद कुमार पटेल जी ने कहा कि भाई बातचीत से ही समस्या हल होगी। तो मैंने प्रश्न भी किया था और मयंक श्रीवास्तव ने भी प्रश्न किया था कि भाई बिना दबाव डाले नक्सली क्यों बात करेंगे। तो उन्होंने उदाहरण भी दिया था, एलेक्स जानपाल का जब किडनैप हुआ था तो बात हुई थी कि नहीं। तो दंतेवाड़ा की यात्रा तक तो नंद कुमार पटेल जी पूरी तरह से कॉन्फिडेंट थे कि हमारे काफिले पर कोई हमला नहीं हो सकता। बाद में क्या परिस्थितियां निर्मित हुई, ये सब घटनाएं कैसे घटी, ये बात मैं नहीं कह सकता, मगर मैं एक सामान्य कार्यकर्ता की हैसियत से, एक सामान्य व्यक्ति की हैसियत से दो अंतर जरूर देखता हूं कि पुलिस की व्यवस्था में निश्चित रूप से अंतर था। नक्सली नंद कुमार पटेल जी को ढूंढ रहे थे, इसका मतलब ये है कि ये सामान्य नक्सली घटना नहीं थी, ये षड्यंत्र था। और हमारी मांग तो ये है, एक घायल होने के नाते भी, एक छत्तीसगढ़िया होने के नाते भी, एक कांग्रेसी होने के नाते भी किसी न किसी तरह से इस घटना का खुलासा होना ही चाहिए, दोषियों को दंड मिलना चाहिए। डॉक्टर ठाकरे, हालांकि आप क्लियरली कह चुके हैं, बता चुके हैं आपके इस पूरे मामले में सच को सामने लाने का बीड़ा जिनका था, अगर वे ही सवालों के दायरे में आ जाएं, अगर वे ही आरोपों के दायरे में आ जाएं कि वो बचा रहे हैं, छिपा रहे हैं और लाना ही नहीं चाहते, तो झीरम के 12 साल क्या, और भी 2-4 साल शायद इस पर, या उससे भी लंबा वक्त इस पर बीत सकता है। मेन सिरे, जैसा आपने भी स्वीकार किया कि कॉन्स्पिरेसी वाला शुरू में या तो गैर ज़रूरी समझा गया, था ही नहीं, या बाद में इसको जोड़ने का जो प्रण था उसको पूरा नहीं होने दिया। एक बात और बार बार बीजेपी कहती, हो सकता है रिकेश जी अभी फिर कह दें, कि जेब में सबूत वाली बात की जाती रही, वो एक पॉलिटिकल गिमिक लगता है या एक्चुअली है? देखिए, आप पॉलिटिकल गिमिक की बात कर रहे हैं, इसमें आप पॉलिटिकल किस तरीके से जांच को रोका गया या किस स्तर पे लोग अदालत में गए। नेता प्रतिपक्ष थे उस समय जब कांग्रेस की सरकार थी तब जी। धर्मलाल जी, उन्होंने भी इसके लिए एक याचिका दायर की। तो जांच प्रभावित करने के लिए तो जिसको जब जब मौका मिला, एनआईटी बनी, उदय मुदलियार जी के पुत्र ने एक नई एफआईआर की, उस एफआईआर के अगेंस्ट एनआईए चली गई कि हम जिसकी जांच कर रहे हैं वो कैसे करेगी। जब एनआईए की जांच चल रही थी,
इंटेलिजेंस का ये भी था कि दोनों रूट पे एम्बुश लगा था नक्सलियों का, मतलब ये इस रूट से भी जाते तो भी वो फंसते, और इस रूट से जो दंतेवाड़ा रूट जो पहले तय था उस रूट पे भी नक्सली पूरी तैयारी में एम्बुश लगाए बैठे हुए थे। तो ये कहीं ना कहीं पर ये पूरे दोनों जो दल थे, या तो इनके दल के अंदरूनी लोग या दूसरे दल के लोग जो बाहर थे, उनका ये तमाम लोग जो हैं वो पता नहीं क्यों पहले तो उस पूरे प्रकरण को रोकने में नाकाम रहे, और अब ठीक है जब जांच नरेश हो जी, गई तो ये नरेश जी जांच को रोक सुरेंद्र रहे जी के हैं। पास आऊंगा। तो ये नरेश मिश्रा जी, आप इस पर कुछ कहेंगे जो डॉक्टर ठाकरे जी कह रहे हैं? क्या उस समय के बाद में ऐसा बताया गया कि दोनों ही रूट पर एम्बुश था, फिर किसी ने बदलवाया था वो रूट, और आने और जाने के समय में सिक्योरिटी में बड़ा फर्क था, या दोनों ही वक्त में सिक्योरिटी नहीं थी? उससे पूछ रहे हैं नहीं नरेश जी, नरेश देखिए, जी, अगर आप इसको देखेंगे तो सिलसिलेवार एक जो अवधारणा थी वो ये कि क्योंकि उसके, आपको मेरी आवाज़ मिल रही है पुनीत? जी जी, आ रही, आ रही। हेलो, मैं ये कह रहा था कि बस्तर में ये माना जा रहा था लंबे समय से, एक अवधारणा थी कि जो विपक्ष में पार्टियां हैं उन पर नक्सली हमले नहीं करते, और ठीक इस घटना के 10 से 15 दिन के भीतर की बात है कि एडसमेटा का कांड हुआ था, निर्दोष ग्रामीण मारे गए थे, उसके लिए जांच आयोग बना था, और वहाँ कवासी लखपा के नेतृत्व में कांग्रेसी गए भी थे, और ऐसा सुरक्षित जगह थी जहाँ कोई सुरक्षा दी ही नहीं जा सकती थी, और वो लेके भी नहीं गए थे, लिमिटेड हिस्से तक ही गए थे जो उनके सुरक्षा के लोग रहते हैं। तो ये एक अवधारणा थी, एक कारण तो ये था। दूसरी बात ये थी कि परिवर्तन यात्रा के दौरान कुछ कुछ जगहों पर सुरक्षा दी जा रही थी और अपेक्षाकृत यहाँ पर सुरक्षा कम थी। इस बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ कि जैसी सुरक्षा होनी चाहिए थी वैसी सुरक्षा नहीं थी, और इसका सबसे बड़ा कारण था मिनपा कैंप खुल रहा था सुकमा में, सारा का सारा फोर्स का मूवमेंट, मेजर फोर्सेस जो रहती हैं आरोपी के लिए, उनका मूवमेंट ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ था। जिस वक्त ये घटना हुई उस वक्त दरभा में बस्तर पुलिस के पास इतना बल नहीं था कि वो तुरंत ही पार्टी मौके पर रवाना कर सकें। तो आप कल्पना करिए कि 22 किलोमीटर में ना तो सुकमा के तुंगपाल से पार्टी आ पाई और ना तो दरभा से जा पाई, तो पर्याप्त बल की उपलब्धता वहाँ नहीं थी। ट्रेनिंग पर मैं कैंप कहूँगा, भी ये चल रहा था राष्ट्रीय पुलिस का राजमार्ग उसके आसपास। किसी को उम्मीद नहीं थी कि यहाँ पर ऐसी घटना हो सकती है। किसी को खोजे, तो इस चक्कर में उसकी लड़ाई संगठित नहीं रही। जब अब वो सरकार में आ गई, जो सबूतों के दावे उनके पास थे उनको लेकर का ये होगा, इस बात को ज्यादा परखा जाता, कहीं इसमें दब तो नहीं रहा? ठाकरे जी, मेरा संपर्क आपसे टूट गया है, तो आप पास पहले चले जाइए, फिर हम समाप्त ठीक करेंगे। है, ठीक है, वापस मैं आता हूं। अब ये रिकेश जी, मैं आपसे पूछता हूं, देखिए बीजेपी की सरकार ये हर चीज का एक प्रण लेती है, इस चीज को लेकर के ये कॉन्स्पिरेसी की बात, जो षड्यंत्र की बात है, इसको सामने लाना प्रण क्यों नहीं बना पा रही? आप उन सबूतों पर तो सवाल उठाते हैं, लेकिन उसके लिए 1.5 साल में कोई प्रयास करते हुए नजर नहीं आते हैं। अधूरी जांच रिपोर्ट सार्वजनिक ना करने को लेकर सवाल उठाते हैं, लेकिन उसके कोई प्रयास नहीं करते हैं, और फिर उसी अधूरी जांच को पूरा करने का तर्क देते हैं। सवालों में कहीं आप फिर नहीं उलझेंगे कि कहीं आप भी तो नहीं किसी को बचा रहे? देखिए पुनीत जी, भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां सरकार है
आप देखे होंगे सब पारदर्शिता के साथ होता है। पहले तो मैं सुरेंद्र शर्मा जी के बातों का जवाब दे दूं। उन्होंने कहा कि आज उन्हें कांग्रेस की भवन में बताया गया कि अमित शाह जी से 2 बार मिले भूपेश बघेल जी, और दोनों बार उन्होंने कहा कि जांच हमें करने दिया जाए। उन्होंने बंद कमरे में क्या बात किया ये हमें क्या पता। आपने रिटर्न में कितने बार अमित शाह जी से बात किया? आपने कितने बार प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा? आपने कितने बार विधानसभा में इसकी चर्चा कराई? हम तो 14 थे, हमारे विधायक 14 थे, आपके पास तो संख्या ज्यादा थी। आपने विधानसभा में कितने बार चर्चा कराई? और रही बात आपकी बात कि हम क्या छुपाना चाहते हैं, हम कुछ भी नहीं छुपाना चाहते हैं। जनता के बीच में कई बार ऐसे विषय आते हैं कि ना मीडिया को बताया जाता है, ना कोई विषय बाहर लाया जाता है। जरूर कोई ना कोई ऐसा कोई उसमें कड़ी जुड़ना बाकी रहा होगा जिसमें सामने नहीं आ पाया होगा। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं, झीरम का सच इस हमारे शासन काल में सामने आएगा आएगा आएगा। और सुरेंद्र शर्मा जी एक बात मुझे और बता दें, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, क्या कवासी लखमा को संदिग्ध मानते हैं कि नहीं मानते हैं? ये बात अवश्य वो बता दे, क्योंकि आप डिबेट फिर आप कहेंगे कि मुझे फिर से 2013 में जाना पड़ेगा। ये बार बार जब भी जीएम की बात होगी तो कवासी लखमा की बात तो सामने आएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो हमारे जो कांग्रेस के नेता है उनके लोग और उनके परिवार के लोग भी आज भी कवासी लखमा को संदिग्ध मानते हैं। ठीक है साहब, लेकिन अब मैं रिकेश जी से ये फाइनली पूछता हूं, फाइनल आप लोगों का एक कमेंट लेता हूं। आप बताइए रिकेश जी, क्या ये हाई टाइम नहीं है अब वो प्रण कम से कम मोदी जी का ही प्रण निभा लें, कम से कम जो आपके आरोप हैं उसको ही आप सत्य करके दिखा दें? इसका प्रण लिया जाएगा, इसी टर्म में लिया जाएगा जिसमें आप भी हैं सत्ता पक्ष का हिस्सा? बिल्कुल निश्चित रूप से हम प्रण लेते हैं, और मोदी जी ने जो बात कही है वो सामने निश्चित रूप से आएगा। हमारे इसी शासनकाल में इसी समय आएगा। आप निश्चिंत रहिएगा। जीएम का शर्मा जी आपका भी एक फाइनल कमेंट इस पे चाहूंगा। सुरेंद्र शर्मा जी। जी 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 सुरेंद्र शर्मा जी, इस बात पर मैं आपका कमेंट चाहूंगा कि बीजेपी कहती है कि वो इसी टर्म में इस जांच को पूरा करके सत्य सामने लाएगी। अभी आप भी आए हैं कांग्रेस भवन से, आप बताइए इस सत्य को सामने लाने और इंसाफ को पूरा करने को लेकर कांग्रेस का कदम क्या होगा? देखिए, पहले तो रिकेश सेन जी ने जो बात कही उसको स्पष्ट कर दूं। माननीय भूपेश बघेल जी ने कहा कि हमने अनेक पत्र भी लिखे हैं इस संदर्भ में। तो इसके अगर जानकारी रिकेश जी चाहते हैं तो सूचना का आजकल तो तंत्र है, सूचना के माध्यम, और स्वयं भी विधायक हैं, विधानसभा में इसका प्रश्न पूछ सकते हैं। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि आप गया राम आया राम, ये हुआ वो सब कहने की ज़रूरत क्या है? मैं तो कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की सरकार थी, पूरे 5 साल कहती थी कि सबूत कहाँ है, सबूत कहाँ है, सबूत कहाँ है। प्रसाद मिश्रा आयोग की रिपोर्ट को सार्वजनिक करो, सार्वजनिक करो, सार्वजनिक करो। आज तो आपकी सरकार है, आपको किसी ने रोका नहीं, आप सार्वजनिक करो ना भाई। और दूसरी बात, आपका दावा है कि आपकी सरकार बहुत ताकतवर सरकार है, यहाँ से लेके पाकिस्तान को हिला सकती है, तो क्या झीरम के सत्य को सामने नहीं ला सकती? नक्सल को आप समाप्त कर सकते हो, तो झीरम के सत्य को क्या जानकारी नहीं ले सकते? आप मुझसे पूछते हो कि कवासी लखमा संदिग्ध थे कि नहीं। मैं कौन होता हूँ, कौन संदिग्ध था कौन नहीं था इसको कहने वाला? मुझको जो संदिग्ध अवस्था लगी उसको मैंने बता दिया। देखिए साहब, जो फिलहाल सुरेंद्र जी और रिकेश जी, जो सत्ता में उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होती है, आपने प्रण ले लिया, सुरेंद्र जी ने कह दिया कि हम ये इसको करने में पूरा आपको सहयोग देंगे। अब हो जाए कम से कम, अब बहुत साल हो गए इस डिबेट को, इस फुटबॉल को एक दूसरे के पाले में डालते डालते। विश्वेश जी एक फाइनल कमेंट, आज के इस मोमेंट पर किसी का प्रण आपको दिखाई पड़ता है इस दिशा में? देखिए पुनीत जी, ये तारीख की सियासत है। ये दोनों पार्टियां तारीख की सियासत करेंगी। जिस दिन भी जिस साल भी 25 मई आएगा, ये श्रद्धांजलि देंगे, ये जांच की मांग करेंगे, ये जांच को बाधित करने की बात आएगी सामने, और ये कागजों में ही दफन होगा, क्योंकि जिस दिन ये खत्म हुआ तो तारीख की सियासत कैसे होगी। तो मेरा तो ये मानना है कि या तो ये दोनों का मिला हुआ खेल है, और दोनों ही पार्टियां जो है वो बिल्कुल भी नहीं चाहती कि इसका सच सामने आए। दोनों पार्टियों से मेरा आशय रिकेश सेन या सुरेंद्र जी नहीं है, दोनों पार्टियों से मेरा आशय जो भी उस समय था, जो भी इनकी बात हुई थी वो था
इसलिए ये दोनों पार्टियां बस्तर बिल्कुल क्या भी कह नहीं रहा है, चाहती 12 कि साल इसका बाद सच जीरम सामने क्या आए। कह रहा है? नरेश जी से भी एक फाइनल कमेंट ले रहा हूं, बहुत संक्षेप में। देखिए, अब भी लोगों को इंतज़ार है और मैं तो बार बार कहता हूं कि ये जनता को इंतज़ार है। सरकार सुरक्षा देने का काम करती है, उनकी अलग अलग एजेंसियां हैं, जांच होनी चाहिए और जांच के तथ्य सामने आने चाहिए। किसी मकसद विशेष से आप भ्रम फैलाने के लिए बयानबाजी करें, इससे जनता का भी समय बर्बाद होता है और उचित निष्कर्ष पर पहुंचने में एजेंसियों को भी परेशानी होती है। तो जो भी तथ्य हैं उनको बेहतर तरीके से इन्वेस्टिगेट करके लोगों के सामने लाना चाहिए। आप भले किसी रिपोर्ट के जरिए लाएं, कि एजेंसियों को संयुक्त रूप से प्रयास के जरिए लाएं, लेकिन इस पर एक न्याय आना चाहिए और लोगों को ये पता होना चाहिए कि बस्तर में जो माओवाद था उसकी आड़ में किस तरह के अलग अलग इस तरह से कॉन्स्पिरेंसी की एक्टिविटीज़ हुई। एक पूरा विपक्ष का धड़ा साफ हो गया। दोनों ही पार्टी के भीतर लोगों में कई तरह की बातें चलती रहीं, तो लोगों के मन में भी ये सारी बातें हैं कि क्या हमारे नेता, राजनीतिक दल के प्रमुख क्या इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व हो भी सकते हैं। इस तरह का भ्रम तो उनके दिमाग में फैलता है, विश्वास टूटता है। तो आखिर ये जनता के लिए जिम्मेदारी है सरकारों की, नेताओं ठीक है, की, हमारे कई बार हमने ऐसा देखा है, कई प्रकरण में अधूरा सच या उजागर सच, जो भी आप कह सकते हैं, कई लोगों ने उजागर तौर पर नाम लेकर के बातें की हैं। दो नामों का जिक्र आज भी इस डिबेट में निकला है। एक दिवंगत बड़े नेता हैं, एक मौजूदा एक नेता हैं जो पूर्व आबकारी मिनिस्टर हैं। हालांकि किसी को भी ब्लेम करना तब तक ठीक नहीं जब तक आप उनके खिलाफ साक्ष्यों के साथ बात ना करें। हर कोई अपनी एक डिग्निटी के साथ राजनीति करता है, लेकिन यह तय है कि इसमें षड्यंत्र था और अगर षड्यंत्र था तो उसको बेनकाब करना चाहिए। अब करना चाहिए तो जिसने प्रण लिए हैं, जिसने घोषणाएं की हैं, वो क्यों नहीं कर रहा और दूसरा इसमें अड़ंगा क्यों डाल रहा है। इस पर हमने फिर आज बरसी के दिन डिबेट करके सत्य को कौन दबाने का प्रयास कर रहा है, किसका हित इसमें ज्यादा है या किसका अहित ज्यादा हो सकता है, वो सामने लाने की कोशिश की इस पूरी चर्चा से। आप सबके साथ में ये इंसाफ की उम्मीद रखने वाले परिवारों की तरफ से हम ये कहते हैं कि वो इंसाफ मिल जाए। अगली बरसी के पहले कम से कम वो एक ऐसी तारीख भी आ जाए कि इस तारीख को वो इंसाफ मिलने वाला है, तो शायद इससे बड़ी श्रद्धांजलि सच्ची कोई और नहीं हो सकती। आप सबको धन्यवाद देता हूं कि आज के दिन आप इस अहम डिबेट का हिस्सा बने। बहुत धन्यवाद। देखिए, अब बात करने सब पीड़ा होता है, लेकिन एक न एक दिन जरूर न्याय मिलेगा। ऐसा जितना जल्दी नक्सली खत्म हो जाए उतना अच्छा है। बड़े दायित्व पे रहे, छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री रहे, उनको चाहिए कि हम आज भी उनसे पूछते हैं कि ऐसा क्या सबूत है जो आपके जेब से 5 साल आप सरकार में रहे, आज भी उनको दोषियों को आप सजा नहीं दे पाए, उसकी जांच नहीं करा पाए, सबूत बाहर नहीं आया। इस बात की जो है खुलासा भूपेश बघेल जी को करना चाहिए। और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी और विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में जो नक्सल मुक्त बस्तर, नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ आज शांति बहाली के लिए जो कार्य कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि उन दिवंगतों की ये सबसे बड़ी जो है उनकी श्रद्धांजलि होगी, उनके साथ न्याय होगा। ये काम जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार वर्तमान में कर रही है। जब जीरम का कांड हुआ 3:30 और 4 बजे के बीच में दरमियान जो कांड हुई, उस समय वहाँ से जहाँ पे हादसा हुई वहाँ से 3 किलोमीटर के मात्र दूरी में दरभा थाना है। दरभा थाना क्यों बंद था? क्यों वहाँ पे लोग नहीं थे? तो क्या मनसा है भाजपा सरकार की उस समय कि ये जितने लोग बचे हैं वो सब मर जाएं, उसके बाद जाएंगे ये लोग? क्या सोचूं मैं मेरा दुख है, मेरा पीड़ा है, मैं भी चाहती हूँ न्याय। आज ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, लेकिन मेरे को भी लग रहा है कि मेरा भी सिंदूर गया है। आज मेरे सिंदूर का आज तक मेरे को न्याय नहीं मिला है। हम चाहते हैं ये जो डीआरजी में जो लोग शामिल हुए हैं, इनसे कानूनी प्रक्रिया में लेकर कौन कौन सी टीम में, जब हमारे जैसे लोग उनको जाके पहचान रहे हैं और उनकी अनऑफिशियल पूछ रहे हैं, तो पुलिस इस चीज़ों को क्यों नहीं सामने ला रही है हमारे पास? जो एसआईटी की जो जांच है, जो भूपेश बघेल जी की सरकार में बनी थी, उसको फिर से जो है एक्टिव किया जाए और तब वो जो है दूध का दूध पानी होने की पूरी संभावना है। तो ये वो प्रत्यक्षदर्शी हैं, भुक्तभोगी हैं, ये वो पीड़ित परिवार हैं जो आज भी अपने सिंदूर, अपने परिवार के मुखिया, अपने परिवार के सदस्य के प्राण जाने के बाद, 12 बरसी बीत जाने के बाद इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं।
खुलकर कह रहे हैं कि जिसने भी षड्यंत्र रचा, जिसने भी इस कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा बनकर चुपचाप खामोशी से जुबान बंद करके इस सबको होने दिया, उनको एक्सपोज किया जाए, उनको सजा दी जाए ताकि इन्हें इंसाफ मिल सके, न्याय मिल सके। अगली बरसी तक ऐसा होगा, इस बात की उम्मीद फिर ये परिवार लगाता है, बस्तर लगाता है, झीरम घाटी और दरभा लगाता है।